So this is part 2 of the accountancy sample paper जो हम solve कर रहे थे. So we are starting with question number 8 here. Okay, ये debenture से related question है 5 marks का. So let us see. Yoga Datra Limited, it's a pharmaceutical company, appointed marketing expert Mr. Karthike as the CEO of the company with a target to penetrate their roots in the rural regions. Mr. Karthike discussed the ways and means to achieve target of the company with financial, production and marketing departmental heads and asked the finance manager to prepare the budget. After reviewing the suggestions given by all the departmental heads, the finance manager proposed requirement of an additional fund of 52,50,000. Okay, तो और पैसों की जरूरत है. अभी तक आपको क्वेश्चन को देख के लग रहा होगा कि ये कैसा क्वेश्चन है, तो बिजनेस स्टडीज की केस स्टडीज जैसा लग रहा है, राइट? बट आगे देखते हैं, इट्स नॉट डिफिकल्ट. योगा दत्रा लिमिटेड इज अ जीरो डेट कंपनी. अभी उसके पास कोई डेट नहीं है. To avail the benefits of financial leverage, जैसे आप बिजनेस में भी पढ़ते हैं, kind of trading on equity, the finance manager proposed to include debt in the capital structure. तो अब हम debt से पैसा raise करने का सोच रहे हैं. After deliberations on April 1, 2020, the board of directors had decided to issue 6% of rupees 100 each to the 6% debentures of 100 each to the public at a premium of 5%. So you are issuing the debentures at a premium and you're redeeming the debentures also at a premium. तो अभी recently मैंने वीडियो अपलोड किया था इशू ऑफ डिबेंचर्स की एंट्रीज कीपिंग रिडेम्पशन इन माइंड. बहुत डिटेल में मैंने सभी केसेस डिस्कस किए हैं, आप जरूर देख लीजिएगा वो वीडियो भी. So the first part is calculate the number of debentures to be issued to raise additional funds. आपको कितने debentures issue करने की जरूरत है? So देखो, आपको टोटल 52,50,000 रुपीज चाहिए और एक डिबेंचर से आपके पास आएंगे 105 रुपीज. एक डिबेंचर से 105 रुपीज आएंगे और टोटल 52,50,000 रुपीज चाहिए. सो आई नीड टू इशू 50,000 डिबेंचर्स. ऐसा ही आप वहां पे करते हैं व्हेन वी इशू डिबेंचर्स टू अ वेंडर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश. वहां पे भी हम इशू प्राइस से डिवाइड करके देखते हैं ना कि हाउ मेनी डिबेंचर्स वी नीड टू इशू. सिमिलरली हियर. Okay, the second part is pass journal entry for the allotment of debentures. ठीक है, तो अगर हम ये मान ले कि सारे पैसे हमें एक साथ ही मिलेंगे लमसम या एक ही कॉल है, तो हमें दो एंट्रीज यहाँ पे पास करनी है. वेरी सिंपल. जैसे इशू प्रीमियम पे हुई है तो मन में आना चाहिए 2 SPR और रिडेम्पशन भी प्रीमियम पे हुई है तो मन में आने चाहिए 2 भाई. डेबिट वाले भाई का नाम लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट और क्रेडिट वाले भाई का नाम प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन of debentures account. So bank account debit to debenture application and allotment. So 50,000 debentures के according आपके हाथ में 105 रुपीज आएंगे per debenture. तो total 52,50,000, right? Then यहाँ पर इसको तो यहीं से कैरी करते हैं. debenture application and allotment account debit. So डेबिट वाले भाई का नाम है loss on issue of debentures account 222. Securities premium reserve account, premium on redemption of debentures account, 2% debentures. यहाँ पे 6% debentures है. Okay, ये वैल्यू तो ऊपर से ही कैरी होगी. Then here 50,000 पे आपका प्रीमियम कितना है? रिडेम्पशन वाला प्रीमियम 10 रुपीज का है. फेस वैल्यू से देखते हैं, राइट? ये हो गया आपका 5 लाख. इशू वाला प्रीमियम कितने का है? 5 रुपीज का है ना. सो 50,000 पर 5 रुपीज 2,50,000. और ये तो दोनों भाई हैं, एक ही बात रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सो दिस इज ऑल्सो 5 लाख. एंड 6% डिबेंचर्स के आगे पक्का फेस वैल्यू लिखते हैं हम. सो 50,000 डिबेंचर्स की फेस वैल्यू 100 के अकॉर्डिंग 50 lakhs, राइट? ओके, द नेक्स्ट पार्ट सेज कि आप पास करें राइटिंग ऑफ की एंट्री, राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स. सो जो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स होता है या डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स होता है, आपको पता है उसकी हम राइटिंग ऑफ एंट्री पास करते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर जिसमें इशू हुआ है. अच्छा, यहाँ पे मैं डेट्स भी लिख देती हूँ क्योंकि इशू की डेट हमें पता है और ये जर्नल का फॉर्मेट है तो उसमें डेट का भी कॉलम होता है. ये हमारी इशू की डेट है. अब राइटिंग ऑफ की जो एंट्री होती है वो एंड ऑफ द ईयर में होती है. किस ईयर में? जिस ईयर में आपने डिबेंचर्स इशू किए हैं.
फॉर दैट पहली प्रेफरेंस हम देते हैं एसपीआर को। आप पढ़ते भी है कंपनीज एक्ट का सेक्शन 52 हमें बताता है यूजेस ऑफ एसपीआर टू राइट ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। एसपीआर को पहली प्रेफरेंस, देन कैपिटल रिजर्व, और अगर इसमें से कुछ नहीं है तो एसपीएल से ही हम सब राइट ऑफ करके दिखाते हैं। अगर आपको राइटिंग ऑफ का कॉन्सेप्ट डिटेल में समझना है विद कॉन्सेप्ट विद प्रॉपर लॉजिक, आप मुझे कमेंट्स में बताएं। ओके, सो राइटिंग ऑफ के लिए अब देखो हमारे पास यहाँ पे एसपीआर तो क्रिएट हो गया है, तो इतना तो हम यूज कर सकते हैं। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व वी कैन यूज टू द एक्सटेंट ऑफ 2,50,000। टोटल जो हमें लॉस राइट ऑफ करना है दैट इज 5 लाख। तो बाकी का जो डिफरेंस है वो हम एसपीएल से राइट ऑफ कर देंगे, राइट? दिस इज नॉट डिफिकल्ट। ऐसे ही हम करते हैं स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। दिस इज द राइटिंग ऑफ एंट्री। ओके, देन द नेक्स्ट पार्ट इज 5 मार्क्स का देखो क्वेश्चन है और 5 ही इसके पार्ट्स हैं, सो 1 मार्क फॉर ईच पार्ट। Then they have asked the amount of annual fixed obligation associated with debentures. तो annual fixed obligation क्या होता है? Obviously the interest on debentures जो आपको पक्का पक्का देना है. You know interest on debentures is like a charge. पक्का पक्का आपको हर साल इंटरेस्ट देना है, और इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है फेस वैल्यू के ऊपर हमेशा। फेस वैल्यू टोटल डिबेंचर्स की है 50 लाख, उसके ऊपर 6% का इंटरेस्ट है, सो दिस कम्स आउट टू 3 lakh rupees, right? So this is the annual obligation, fixed obligation on debentures. Okay, अब लास्ट पार्ट है क्वेश्चन का, वी हैव टू प्रिपेयर लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। ये भी मुश्किल नहीं है। देखो लेजर बनाना है बेसिकली आपको, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। लेजर बनाना है, वी नो द फॉर्मेट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। ओके, अब देखिए हमारे पास दो एंट्रीज हैं जिसमें लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स वर्ड यूज हुआ है। वन इज दिस एंड वन इज दिस। दोनों एंट्रीज का इफेक्ट हम अकाउंट में दिखा देंगे। सो देखो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स डेबिट हो रहा है, डेबिट पे आ जाओ, लिख दो ऑपोजिट चीज। यहाँ पे केयरफुल रहना, ऑपोजिट में 3 चीजें, आपको तीनों नहीं लिखनी, आपको इसका जो रिलेटेड अकाउंट है वो लिख देना है। इससे रिलेटेड कौन सा है? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डेबिट पे आ जाओ, लिख दो ऑपोजिट चीज, ऑपोजिट में जो उससे रिलेटेड है वही लिखेंगे, दैट इज प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। 5 लाख का आपका लॉस ऑन इशू क्रिएट हुआ पहले एट द टाइम ऑफ इशू, तो यहाँ पे इशू की डेट आ गई। देन एट द एंड इसको हमने राइट ऑफ कर दिया है, खत्म कर दिया है। लॉस क्रेडिट पे आ जाओ, लिख दो ऑपोजिट चीज, ऑपोजिट में दो चीजें, दोनों लिख दो जिससे ये राइट ऑफ हो रहा है। सो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 2,50,000 एंड स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल ये भी 2,50,000। दिस इज द एंड ऑफ द ईयर 31st March 21। दैट्स इट, अकाउंट हो गया क्लोज, और होना भी चाहिए क्योंकि सब कुछ राइट ऑफ हो गया, नथिंग इज लेफ्ट इन दिस अकाउंट। सो हाउ सिंपल दिस इज, 5 पार्ट्स 5 मार्क्स। देखते हैं, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम एनपीओ, दिस इज अगेन फॉर 5 मार्क्स। तो एनपीओ में से आप देख रहे हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग का भी क्वेश्चन आ गया, सब्सक्रिप्शन की कैलकुलेशन का भी क्वेश्चन है, देन कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड, एंड ऑफ कोर्स यू हैव इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नाउ। सो इट इज अ हाईली इंपॉर्टेंट चैप्टर, आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करिए। ओके, सो व्हेन यू लुक एट द रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, तो हम एक एक आइटम को पहले रीड करते हैं और देखते हैं विच आइटम वी हैव टू शो इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड विच नॉट। सो बैलेंस बीडी आपका कैश होता है, कैश इज एन एसेट, इसे हम बैलेंस शीट में शो करते हैं। सब्सक्रिप्शन को हम शो करेंगे एज अ नॉर्मल इनकम, इसकी कोई एडजस्टमेंट है तो हम देख लेंगे। एंट्रेंस फी नॉर्मल इनकम हम शो करेंगे, लॉकर रेंट नॉर्मल इनकम हम शो करेंगे, इंटरेस्ट ऑन 8% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज नॉर्मल इनकम हम शो करेंगे, कोई एडजस्टमेंट होगी तो हम देख लेंगे। रेवेन्यू फ्रॉम रिफ्रेशमेंट, यस नॉर्मल इनकम। जैसे मान लो कोई इवेंट हो रहा है आपके क्लब में और वहाँ पे रिफ्रेशमेंट्स के स्टॉल्स लगे हैं और उन रिफ्रेशमेंट्स को सेल करके यू हैव अर्नड सम मनी। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स तो वैसे भी रद्दी होता है, दिस इज अ नॉर्मल इनकम, न्यूज़पेपर एसेट नहीं होता, बुक्स एसेट होते हैं। सेल ऑफ फर्नीचर, तो सेल वैल्यू को तो हम नहीं लेते, बट अगर कोई प्रॉफिट या लॉस है उसे हम शो करते हैं। इफ
if we are selling an asset and there's a profit or loss, then we show that profit or loss in income and expenditure account. Salaries and wages को हम ले लेंगे. हमारा जो relevant year है that is 1st April 20 से start होकर 31st March 21 तक, इसकी जो रेलेवेंट सैलरीज है हम वही लेंगे, क्योंकि आपको पता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो अक्रूवल बेसिस पे बनता है. इस साल को जो खर्चे बिलोंग करते हैं या इस साल को जो इनकम्स बिलोंग करती है हम उन्हीं को शो करते हैं. सन्ड्री एक्सपेंसेस नॉर्मल खर्चे ले लेंगे, रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस नॉर्मल खर्चे ले लेंगे. रिफ्रेशमेंट के एक्सपेंसेस और रेवेन्यू को हम एडजस्ट करके दिखा सकते हैं, बट यहाँ पे रेवेन्यू कम है खर्चे ज़्यादा हैं तो हम इनको सेपरेट ही रख लेंगे. अगर रेवेन्यू ज़्यादा होता खर्चे कम होते तो वी कुड हैव एडजस्टेड एंड शोड इट एट वन प्लेस. टेलीफोन बिल नॉर्मल, वील टेक इट. रेंट एंड रेट्स नॉर्मल खर्चा ले लेंगे. लाइब्रेरी बुक्स, तो बुक्स तो एसेट होता है, इसे हम नहीं लेंगे. एसेट का परचेज सेल हम शो नहीं करते इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में. 8% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, अगर आपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेज की हैं, जैसे यहाँ पे पेमेंट साइड है तो ये परचेज ही की होंगी. दिस इज लाइक इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट खरीदी है जो कि एसेट है, तो इसे हम शो नहीं करेंगे. बस बट इस पे जो छुपी हुई बात है, इफ देर इज एनी परसेंटेज गिवन इन द क्वेश्चन इट कैन बी सम हिडन एडजस्टमेंट, तो इसके बारे में अभी हम बात कर लेंगे. ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी नॉर्मल खर्चा है, हम ले लेंगे. बैलेंस सीडी आपका कैश बैलेंस हो गया, इसे हम नहीं लेंगे. राइट, अब जो हमारी एडजस्टमेंट्स हैं, सब्सक्रिप्शंस रिसीव ड्यूरिंग द ईयर इंक्लूड्स 25,000 एज डोनेशंस फॉर बिल्डिंग. तो आपको पता है कि जो डोनेशंस फॉर बिल्डिंग है वो स्पेसिफिक डोनेशन है, ये कैपिटल रिसीट हो जाती है, इसे हमें बैलेंस शीट में शो करना चाहिए. तो सब्सक्रिप्शन में से सब्ट्रैक्ट करके हमें इसे बैलेंस शीट में दिखाना चाहिए. बट बैलेंस शीट वैसे हमें प्रिपेयर नहीं करनी है, बट जस्ट फॉर योर नॉलेज आपको पता ही है. टेलीफोन बिल अनपेड ऑन 31st 2020, यानी ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है और आपका क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है. तो आपको पता है हम क्या, जैसे टेलीफोन बिल 5,000 का है, सबसे पहले वो पे किया होगा जो पिछले साल ड्यू था बट वो इस साल को बिलोंग नहीं करता, तो माइनस, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस हो गया. और जो अभी भी ड्यू है, इस साल जो ड्यू है वो इसी साल को बिलोंग करता है, उसे प्लस. सो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग प्लस. वैल्यू ऑफ 8% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वाज 80,000 ऑन 31st March 2020, यानी जो साल का हमारा बिगनिंग था, साल का बिगनिंग जो था उस समय हमारे पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज थी 80,000. ओके, इससे क्या पता लग रहा है अभी देखते हैं. और हमने ये जो एडिशनल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदी है 30,000 की, दिस वी हैव परचेज्ड ऑन 31st March 21. यहाँ पे हमने परचेज की है 30,000 की. अब आप बताइए, ये जो 30,000 की सिक्योरिटीज हमने परचेज की है, एंड में क्या इस पे कोई इंटरेस्ट बन रहा होगा? नो, क्योंकि एंड में ही खरीदी है, जिस टाइम ईयर बंद हो रहा है उसी समय खरीदी है. सो देयर इज नो टाइम कि हम इंटरेस्ट लगा सकें, इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकें, तो इस पे तो इंटरेस्ट होगा नहीं. इस 80,000 पे पूरे साल का इंटरेस्ट बनेगा एट द रेट ऑफ 8%, क्योंकि ये 8% वाली ही सिक्योरिटीज है. 80,000 का 8% बनता है 6,400, यानी हमें 6,400 का इंटरेस्ट इस साल मिलना चाहिए, बट हमें 5,400 का ही मिला है, तो 1,000 का रह जाता है अक्रूड या फिर ड्यू, जिससे आप इसमें ऐड करके दिखाएंगे इनकम साइड, क्योंकि इस साल को जो इनकम्स बिलोंग करती हैं वो हम दिखाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में. ऑल्सो जो 1,000 का अक्रूड है उसे हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं. दो अगेन यू नो बैलेंस शीट वैसे हमें यहाँ पे बनानी नहीं है. दैट्स इट, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. स्टार्ट करते हैं. चलिए, सो सब्सक्रिप्शन सबसे पहले, इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे अपनी डोनेशंस फॉर बिल्डिंग. दिस इज 95,000 एंड डोनेशंस फॉर बिल्डिंग इज 25,000. So this becomes 70,000. Then we have entrance fee, normal income. आप अपने सामने question रखें. cbseacademic.nic.in पर आपको sample paper मिल जाएगा. Then we have locker rent. इनसे related कोई adjustment नहीं है, so we are simply writing them. Then we have interest on government securities. इसके बारे में मैं बात कर चुकी हूँ. 6,400 की बनती है, but अभी हमें मिली है 5,400 ही,
So 1000 is due or accrued. Then revenue from refreshment. Revenue और expenses को वैसे हम adjust कर सकते थे because दोनों similar items हैं, but यहाँ पे revenue कम है. Sale of old newspapers तो वैसे भी asset थोड़ी है, ये आपका normal income है, scrap है. Then 11,000 का furniture हमने 12,000 में sell किया है. So there is a profit, there is a gain of 1,000 that we are going to show. Gain on sale of furniture. Then now coming to the expenditure part, salaries and wages जो इस साल को belong करती हैं वो हम लेंगे. तो इसमें से we will take this one 1,03,200. Sundry expenses normal खर्चा हो गया आपका, mix खर्चे. Then refreshment expenses. अब आप कहोगे यहाँ एक्सपेंसेस में से रेवेन्यू को माइनस कर दो, वो ठीक नहीं लगता ना. रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को माइनस हम कर सकते थे अगर रेवेन्यू बड़ा होता, बट एक्सपेंसेस में से रेवेन्यू को माइनस करना ठीक नहीं लगता. ओके, देन टेलीफोन बिल में एडजस्टमेंट है, देख लेते हैं. 5,000 दिया हुआ है पहले हमें. देन पिछले साल का ड्यू माइनस कर देंगे हम और इस साल का ड्यू प्लस कर देंगे. लॉजिक आपको पता है, मैंने वीडियोस भी अपलोड किए हुए हैं जिसमें मैंने सब्सक्रिप्शन के केसेस इन द लॉन्ग क्वेश्चंस बहुत डिटेल में डिस्कस किए हुए हैं आपके साथ. ओके, देन वी हैव रेंट्स एंड रेट्स. लाइब्रेरी बुक्स को हम लेते नहीं. ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी, नाउ ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी इज 5,000. चलिए अब हम इसकी बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे, डेफिसिट या सरप्लस. क्रेडिट साइड बड़ी है, सो हियर वी विल गेट, ऐसे लिखते हैं, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, दैट इज सरप्लस 96,800. सो दैट इज इट. इजी क्वेश्चन. चलिए चैम्प्स अब आगे देखते हैं. स्टेट वेदर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस विल रिजल्ट इन इनफ्लो, आउटफ्लो और नो फ्लो ऑफ कैश व्हाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट. पहले तो इन क्वेश्चंस में आपको यहाँ पे कैश समझना है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंस. यहाँ पे सिर्फ कैश की बात नहीं हो रही, कैश एंड कैश इक्विवेलेंस की बात हो रही है. दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड. इस तरह के क्वेश्चंस आपकी बुक में भी काफी गिवन है, टीएस गरेवाल में. यू कैन प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस फ्रॉम देयर. ओके, लेट अस सी द लॉजिक. डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एम्प्लॉइज बेनिफिट्स बाय 3,000. इससे हमें बताना है कि इनफ्लो होगा, आउटफ्लो होगा या नो फ्लो. तो जैसे मान लीजिए साल के शुरू में जो भी थे आउटस्टैंडिंग एम्प्लॉइज बेनिफिट्स, अब वो कम हो गए हैं 3,000 से. ऐसे ही कोई भी अगर मैं वैल्यू ले लूं, पहले 20,000 थे और अब 17,000 हो गए, मतलब 3,000 से कम हो गए. आपको क्यों लगता है ये 3,000 से कम क्यों हो गए होंगे? आउटस्टैंडिंग कम हो गया है, यानी आपने पेमेंट कर दी होगी, जो भी एम्प्लॉइज बेनिफिट्स देने थे आपने वो दे दिए होंगे, क्योंकि पहले से आउटस्टैंडिंग कम हो गए हैं. तो ये 3,000 का हो गया होगा आउटफ्लो. वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड. ऑल्सो आप इसको एक दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं. जैसे जब आप पूरी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, वहां पे अगर आउटस्टैंडिंग एम्प्लॉइज बेनिफिट्स कुछ आता है तो वो आप करंट लायबिलिटी जहां पे शो करते हैं वहां शो करेंगे ऑपरेटिंग में. जैसे हम क्लास में बोलते हैं ना, अच्छी बात और बुरी बात शो करते हैं हम करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के कॉन्टेक्स्ट में. उसका यही लॉजिक है. जैसे वहां पे अगर हम देखें सीएल कम हो रहा है तो हम कहेंगे लायबिलिटी कम हो रही है, अच्छी बात है. अच्छी बात को हम माइनस करते हैं. माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है? आउटफ्लो. सी दिस इज द लॉजिक बिहाइंड दैट. अगर आपको नहीं पता, मे बी यू ऑलरेडी नो इट, जहां हम सी ए सी एल दिखाते हैं ऑपरेटिंग में, अच्छी बात बुरी बात, अच्छी बातों को लेस, बुरी बातों को ऐड. क्यों ऐसा हम कहते हैं? बिकॉज ऑफ दिस. So there minus represents outflow and plus represents inflow. So आप इसको वैसे भी सोच सकते हैं और ऐसे भी सोच सकते हैं कि आउटस्टैंडिंग कम हो रहे हैं यानी आपने पेमेंट कर दी होगी. ठीक है, चलो 1 मार्क फॉर ईच पॉइंट. इंक्रीज इन करंट इन्वेस्टमेंट्स. आपको पता है जो करंट इन्वेस्टमेंट्स होती हैं या मार्केटेबल सिक्योरिटीज होती हैं या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, वो कैश इक्विवेलेंस का पार्ट होते हैं. तो यहाँ पे करंट इन्वेस्टमेंट्स आपकी इंक्रीज हो रही हैं.
मतलब आपने करंट इन्वेस्टमेंट्स खरीदी होंगी तो कैश जा रहा होगा ना, करंट इन्वेस्टमेंट्स बढ़ रही है और कैश इन हैंड कम हो रहा होगा, और ये दोनों ही कैश एंड कैश इक्विवेलेंस का पार्ट होते हैं। तो नेट में देखा जाए कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा, मेरी एक पॉकेट से पैसे दूसरी पॉकेट में जा रहे हैं, बाहर नहीं जा रहे हैं, इनफ्लो या आउटफ्लो नहीं हो रहा है, एक पॉकेट से दूसरी पॉकेट में पैसे जा रहे हैं, दोनों ही कैश एंड कैश इक्विवेलेंस का पार्ट है, एक पार्ट कम हो रहा है एक पार्ट बढ़ रहा है, नील इफेक्ट होगा, सो द आंसर इज नो फ्लो। आप समझ पा रहे हैं? चलिए अब आगे देखते हैं, बहुत ही सिंपल है, हमें कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनानी है, आपको पता है कंपैरेटिव कॉमन साइज में से क्वेश्चन आएगा ही, 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। कंपैरेटिव एसक्यूएल कितना इजी है, सो इन दीज क्वेश्चंस यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दी कैलकुलेशंस, बाकी इसमें कुछ नहीं है, they are not very difficult, they just have calculations, so you have to be careful while doing the calculations. Okay, तो अच्छे से फॉर्मेट बनाएंगे, comparative statement of P&L for the years ended 31st March 20 and 31st March 21. So format बहुत ही simple है, particulars, note number, previous year, current year, absolute change, percentage change. So particulars, note number, यहाँ पे आ गया आपका 31st March 20 रुपीज में, 31st March 21 रुपीज में, absolute change अगेन रुपीज में, और परसेंटेज चेंज, अगर ये ए है बी, सो सी इज बी माइनस ए, करंट माइनस प्रीवियस, एंड डी इज सी अपॉन ए इंटू 100, ये परसेंटेज है, ये आपको पता ही है, ठीक है। सो द फर्स्ट आइटम इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, जो कि आपकी नेट सेल्स होती है, अच्छा अच्छा सुंदर सुंदर लिखना है। कई बार क्वेश्चन में पहले आपको न्यू ईयर दिया होता है, एज इन करंट ईयर दिया होता है, और फिर प्रीवियस ईयर दिया होता है, तो थोड़ा ध्यान से आप नोटिंग करें, यहाँ तो पहले ओल्ड ही दिया हुआ है। ओके, सो वी हैव 30 लाख, कई बार नोट करने में ही गलती हो जाती है, दैट्स अ कॉमन एरर, तो इसका डिफरेंस आ गया 5 लाख। सेकेंड इज अदर इनकम 3 लाख एंड 4,50,000, ये डिफरेंस आ गया 4,50,000 माइनस 3 लाख 1,50,000। देन यू हैव टोटल रेवेन्यू, total revenue is 33 lakh and 39,50,000, then इनका डिफरेंस हो गया 6,50,000। ओके, अभी हम परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। देन वी हैव एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस में हमने निमोनिक बनाया हुआ है, चल पैदल चल वरना एनर्जी फालतू ड्रेन आउट, उसमें से जो भी आइटम्स हैं क्वेश्चंस में वो हम ले लेंगे। सो द फर्स्ट इज कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड 20 lakh, 23 lakh, this is 3 lakh difference. Then we have other expenses 1 lakh and 1,20,000, 20,000 is the difference. Then we have total expenses, this is 21 lakh, this is 24,20,000, 3,20,000. Then we have profit before tax, that will be 3 minus 4, यानी कि total revenue minus total expenses. So 33 lakh minus 21 lakh, that becomes 12 lakh. 39 lakh 50,000 minus 24 lakh 20,000, so this becomes 15 lakh 30,000, and 6,50,000 minus 3,20,000, this becomes 3,30,000. Then we have tax at the rate of 40%, दोनों years का 40% है, 4,80,000 and 6,12,000, so 1,32,000 is the difference. Then we get the final item, which is profit after tax. So this is 7,20,000, 9,18,000 and
1,98,000। चलिए अब हम परसेंटेज कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे यहाँ पे 5 लाख डिवाइडेड बाय 30 लाख इंटू 100, बार बार आपको परसेंटेज यहाँ पे नहीं लिखनी, ऊपर एक बार लिख दी है। दिस इज 16.67, 1,50,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख इंटू 100, 50, ठीक है, 0.00। मतलब हम सभी वैल्यूज 2 डेसिमल प्लेसेस तक लिखेंगे। प्लीज रिमेंबर, यहाँ पे इन दोनों का टोटल मत कर देना, कैलकुलेट द परसेंट सेपरेटली, लाइक 6,50,000 डिवाइडेड बाय 33 लाख इंटू 100। ये भी एक कॉमन एरर है बच्चे, इसका टोटल कर देते हैं। नो, दैट्स नॉट गोइंग टू गिव यू द राइट आंसर। ओके, 6,50,000 अपॉन 33 लाख इंटू 100, दैट इज 19.69। 3 lakh upon 20 lakh into 100, so that is 15%. 20,000 upon 1 lakh into 100, that is 20%. 3 lakh 20 upon 21 lakh, that is 15.24%. 3 lakh 30 upon 12 lakh into 100, that is 27.50%. 1,32,000 divided by 4,80,000, that is 27.50%. 1,98,000 upon 7,20,000, that is also 27.50। प्रॉपरली करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर अब जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कैलकुलेशंस हमने की हैं। ईच पॉइंट इज फॉर 1/3 मार्क, मतलब ये दोनों वैल्यूज कैलकुलेट किए हैं, सो 1/3। दैट्स हाउ ये आपको टोटल 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है। राइट चैम्प्स? ओके चैम्प्स, तो ऑप्शन में आपका कॉमन साइज का क्वेश्चन है, यानी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कंपैरेटिव और कॉमन साइज में ऑप्शन हो सकती है। एक पार्ट आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं अपना, वैसे तो दोनों ही बहुत ईजी है। ओके, सो कॉमन साइज बैलेंस शीट में आपको पता है फॉर्मेट क्या होता है, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, ओल्ड ईयर, न्यू ईयर, percentage of the old year keeping the balance sheet total as the base, and similarly percentage of the new year या current year keeping the total of balance sheet as the base। ओके, बहुत ही सिंपल है, स्टार्ट करते हैं। कॉमन साइज बैलेंस शीट as at 31st March 20 and 31st March 21। ओके, particulars, नोट नंबर, पहले पुराना ईयर, ये रुपीस में आ गया, देन द करंट ईयर रुपीस, हियर परसेंटेज कीपिंग बैलेंस शीट टोटल एज द बेस, 31st मार्च 20 के लिए, देन 31st मार्च 21 के लिए। सी फॉर्मेट इज नॉट अ प्रॉब्लम, आपको क्वेश्चन में ही फॉर्मेट दिया हुआ है, वहीं से देख सकते हैं। वैसे हमने टर्म 1 में लर्न तो किया ही था बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी। सो हियर यू हैव इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयरहोल्डर्स फंड्स, सुंदर सुंदर लिखना है, इसी के मार्क्स हैं। शेयर कैपिटल, सो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा क्योंकि ओल्ड ईयर आपको बाद में गिवन है, अनलाइक द प्रीवियस क्वेश्चन। पहले हम सारी वैल्यूज लिख लेते हैं, देन वी विल कैलकुलेट द परसेंटेज। फिर है रिजर्व्स एंड सरप्लस, 6 लाख एंड 2,80,000। देन वी हैव करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज में हमारा है ट्रेड पेबल्स, 4 लाख एंड 6,70,000। फिर आ जाएगा हमारा टोटल, लायबिलिटी साइड खत्म हो चुकी है, टोटल दैट इज 30 लाख, यस, एंड 40 lakhs। ओके, फिर आ जाते हैं हमारे एसेट्स। एसेट्स में फर्स्ट वी हैव द नॉन करंट एसेट्स, जिसमें हमारे पास है फिक्स्ड एसेट्स, उसमें tangible and intangible, tangible assets 12 lakh and 16 lakh, okay। Then we have intangible assets 3 lakh and 2 lakh, okay। Then we have current assets, inventories 3 lakh and 8 lakh। Then we have trade receivables 10 lakh and 12 lakh, I hope
You have the question in front of you, 10 lakh and 12 lakh. Then we have the last item, cash and cash equivalents. Cash and cash equivalents, that is 2 lakh and 2 lakh. Okay, चलिए ये भी हो गया. Total will obviously be the same. ये 30 lakhs and 40 lakh. Okay, अब आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे जो भी वैल्यूज हैं उनको डिवाइड करना है टोटल ऑफ दैट साइड. 20 lakh डिवाइडेड बाय 30 lakh इंटू 100 यहाँ पे, 6 lakh अपॉन 30 lakh इंटू 100 यहाँ पे, 4 lakh अपॉन 30 lakh इंटू 100 यहाँ पे. Here 30 lakh 50,000 upon 40 lakh into 100, 2 lakh 80,000 divided by 40 lakh into 100, 6 lakh 70,000 divided by 40 lakh into 100. और यहाँ पे तो 100 ही आएगा because here 30 lakh divided by 30 lakh into 100, 40 lakh divided by 40 lakh into 100. तो ये तो 100 ही आएगा. चलिए क्विकली लिखते हैं परसेंटेजेस. बार बार परसेंटेज लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर एक बार लिख लिया. 66.67 हो गया यहाँ पे, 20 13.33. इसका वैसे भी टोटल 100 ही आएगा. यहाँ पे इसका टोटल वैसे भी 100 ही बनेगा. 76.25, 7, 16.75. हियर अब क्या करना है, 12 lakh divided by 30 lakh into 100, 3 lakh divided by 30 lakh into 100. I hope this is easy for you. ये हो गया 40, 10%, then again 10% क्योंकि 3 lakh divided by 30 lakh, then 10 lakh upon 30 lakh into 100, 33.33%, 6.67%. यहाँ पे तो 100 ही आएगा. ठीक है. Then here you have 40%, 5%, 2 lakh divided by 40 lakh into 100. Then we have 20%, 30% and again 5%. Total तो 100 ही आए. Simple है ना. चलिए now we have the last question. कैश फ्लो का क्वेश्चन है, 5 marks का क्वेश्चन, और इसमें सिर्फ 2 adjustments given है आपको, debentures redemption और tax paid. बहुत ही easy है, just 2 adjustments are there. Something that you have to really take care of is कि नॉर्मली जैसे आपको यहाँ पे पहले करंट ईयर दिया होता है, फिर प्रीवियस ईयर दिया होता है, और आपका माइंड भी वैसे ही चलता है. बट बी केयरफुल, यहाँ पे पहले आपको प्रीवियस ईयर दिया हुआ है, फिर करंट ईयर दिया हुआ है, अदरवाइज पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा इफ वी डू नॉट पे अटेंशन टू दिस फैक्ट. ठीक है. तो स्टार्टिंग में सबसे पहले आप एक छोटी सी वर्किंग बनाते हैं जिसमें आप प्रॉफिट से शुरू करते हैं और उसमें टैक्स, डिविडेंड और ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व की कुछ एडजस्टमेंट करते हैं. फिर वर्किंग नोट से वो वैल्यू आप अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट में लेके जाते हैं, दैट इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स. मैंने टैक्सेशन के बारे में भी एक वीडियो में पूरा डिटेल में आपको सभी केसेस डिस्कस किए हैं. लाइक हियर आपके पास टैक्स की 3 वैल्यूज हैं. 2 values are given in the balance sheet and 1 as an adjustment. So if you have 3 values of taxation, तो आपको इसका अकाउंट बनाना होगा. ठीक है. यहाँ पे आपको प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाना होगा. तो हम अपनी वर्किंग से स्टार्ट कर रहे हैं. प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट. प्रोविजन एक तरह की लाइबिलिटी होती है, तो इसका जो बीडी है वो क्रेडिट साइड पे होगा. बाय बैलेंस बीडी, द ओपनिंग बैलेंस इज 3,25,000. ठीक है. और क्लोजिंग obviously on the other side, so to balance CD, that is 3,20,000. okay, then आपको एडजस्टमेंट में गिवन है टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर. अब अगर तैयारी और क्रिएट हो रही होती तो आप यहाँ शो करते, क्योंकि ये लाइबिलिटी है. तैयारी अगर यूज हो रही है तो यहाँ पे शो करेंगे. तो टैक्स पेड से तो जो तैयारी आपने की थी टैक्स के लिए वो यूज हो रही है, सो वी आर गोइंग टू शो इट हियर. टैक्स पेड, that value is 2,80,000 and we will get our balancing figure now. So हमारी balancing figure आ गई है. स्टेटमेंट ऑफ P&L में ये जाएगा प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, यानी इतनी तैयारी हमने और की है इस साल में. दिस इज द बैलेंसिंग फिगर, दिस इज 2,75,000. सो समटाइम्स क्या होता है, ये आपको प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर गिवन होता है, तो ये बैलेंसिंग फिगर आ जाती है. इफ दिस इज गिवन देन दिस यू विल गेट एज द बैलेंसिंग फिगर. इसमें से दिस यू विल ऐड इन द वर्किंग नोट. पूरा लॉजिक मैंने डिस्कस किया हुआ है एक वीडियो में. और टैक्स पेड नीचे जाके ऑपरेटिंग में ही एट द एंड यू आर गोइंग टू सबट्रैक्ट इट. ठीक है.
चलो अब हम अपनी छोटी सी वर्किंग बना लेते हैं इस क्वेश्चन में. वी विल स्टार्ट विद दिस स्टेटमेंट ऑफ P&L. स्टार्टिंग में साल के शुरू में 3,50,000 का टोटल प्रॉफिट था, साल के एंड में 3,70,000 का टोटल प्रॉफिट है, तो इस साल हमने 20,000 का प्रॉफिट अर्न किया होगा. इस क्वेश्चन में डिविडेंड की कोई बात नहीं है, टैक्स की बात है और ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व भी नहीं है. ठीक है, तो वी विल स्टार्ट विद दिस. ओके, एक एक आइटम को पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं. शेयर कैपिटल की बातें हम फाइनेंसिंग में करते हैं. रिजर्व्स एंड सरप्लस का नोट है, अभी मैंने आपको दिखा दिया दैट वी विल स्टार्ट आवर डिस्कशन विद दिस प्रॉफिट. देन नॉन करंट लाइबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की बातें भी हम फाइनेंसिंग में करते हैं. ट्रेड पेबल्स की बात हम वहां करेंगे, अच्छी बात बुरी बात, जहाँ पे CACL दिखाते हैं ऑपरेटिंग में. शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के नोट्स हैं, नोट्स से हमने प्रोविजन फॉर टैक्स देख लिया, इसका हमने अकाउंट बना लिया, तो अब BDCD कहीं पे नहीं शो करना इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट. ये हो गया. देन टैंजिबल एसेट्स और इनटैंजिबल एसेट्स जो है, यहाँ पे देखिए इनटैंजिबल एसेट्स कम हो रहे हैं और इनटैंजिबल एसेट्स में क्या है, पेटेंट्स. सो दिस विल बी शोन एज अमोर्टाइजेशन ऑफ पेटेंट्स या पेटेंट्स रिटन ऑफ, तो इसे हम ऑपरेटिंग में शो करेंगे जैसे डेप्रीसिएशन शो करते हैं. टैंजिबल एसेट्स में दिया हुआ है मशीनरी की परचेज सेल की बातें हम कर लेंगे इन्वेस्टिंग में. डेप्रीसिएशन दिया हुआ है, कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है, तो सीधा आप कहेंगे डेप्रीसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर इज 60,000. द डिफरेंस. उसके बाद लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस. बी केयरफुल हियर, अगर आपने किसी को लंबे समय के लिए लोन दिया है, सो दिस इज इन्वेस्टिंग. ठीक है, लोन्स एंड एडवांसेस, अगर एडवांसेस वर्ड आ गया यानी हमने लोन दिया है किसी को. इन्वेंट्रीज और ट्रेड रिसीवेबल्स की बातें वहीं ऑपरेटिंग में जहाँ पे CACL की बातें होती हैं. और कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, ये तो हमारा एंडिंग पॉइंट होता है, बिल्कुल एंड में जाके हम इसे दिखाते हैं. ऑल्सो चैम्प्स रिमेंबर, कई बार वो आपको बोलते हैं कि सिर्फ कैलकुलेट करो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज और बच्चे पूरा बनाना स्टार्ट हो जाते हैं, तो बी केयरफुल कि उन्होंने पूछा क्या है. यहाँ पे तो खैर पूरी कैश फ्लो स्टेटमेंट ही आपको बनानी है. तो यहाँ पे एक छुपी हुई बात भी होगी, 10% डिबेंचर्स परसेंटेज दी हुई है, तो देयर कैन बी सम हिडन एडजस्टमेंट, इसकी बात अभी हम बाद में करते हैं. ओके, सो अब हम अपनी छोटी सी वर्किंग बनाते हैं विच इज फॉर द कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स. So we will start with surplus. Surplus, that is balance in SPL. पहले हम closing value लेंगे, उसमें से opening value minus करेंगे to get the profit. Like here 370 minus 350 minus surplus, that is balance in SPL, opening value. ठीक है, ये हो गया हमारा. Then we have provision for tax created during the year, made during the year. यहाँ पे आ गया provision for tax made during the year, that is 2,75,000. आपका आंसर आ गया for the net profit before tax and extraordinary items 2,95,000. यहाँ से हम अपनी cash flow start करेंगे, right? चलिए, so we'll give the heading cash flow statement for the year ended, जो हमारा relevant year है, that is ending on 31st March 21. Okay, particulars. First we'll give a small heading, cash flow from operating activities. Then जो हमारा first item है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स. ब्रैकेट में हम लिख देंगे वर्किंग नोट नंबर जो भी है, वहां से हमारा कितना आया था 2,95,000. ठीक है, यहाँ लिख दिया. अब हम इसमें एडजस्टमेंट करते हैं फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स. एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन operating items. So we are going to add depreciation charged during the year, जो कि tangible assets पे है. This is the depreciation. 60,000 की depreciation इस साल charge हुई है. Then we are going to also add patents written off.
विच इज ऑल्सो लाइक डेप्रीसिएशन, इसे हम अमोर्टाइजेशन कहते हैं। इनटैंजिबल एसेट्स की वैल्यू अगर कम हो रही है तो अमोर्टाइजेशन, इसे हम डेप्रीसिएशन की तरह ट्रीट करते हैं, और अगर इनटैंजिबल एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है तो उसे हम परचेज की तरह ट्रीट करेंगे इन्वेस्टिंग में। सो हियर यू हैव 8000 से पेटेंट्स की वैल्यू कम हो रही है। नाउ वी विल टॉक अबाउट छुपी हुई बात। तो देखो, डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट की बात होगी। अब डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट लगाना है, किस वैल्यू पे लगाएं? क्या हम 4 लाख पे लगाएं या 2 लाख पे? दिस इज योर ओपनिंग वैल्यू, दिस इज योर क्लोजिंग वैल्यू। तो इसके लिए उन्होंने आपको कुछ बताया है। डिबेंचर्स वर रिडीम्ड ऑन 1 अप्रैल 2020। वो कह रहे हैं कि ये जो डिबेंचर्स कम हो रहे हैं ना 2 लाख से, ये बिगिनिंग में ही कम हो गए हैं, आपने स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में ही रिडीम कर दिए। तो पूरा साल कितने के डिबेंचर्स चले होंगे? 2 लाख के, क्योंकि स्टार्टिंग में ही 4 लाख से रिडीम करके 2 लाख हो गए होंगे। तो 2 लाख के डिबेंचर्स पर हमें 10% का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट वैसे ये पीएनएल में भी गया होगा, बट ये नॉन ऑपरेटिंग इन नेचर है, ये फाइनेंसिंग नेचर का है, तो इसे हमें वहां से हटाना है प्रॉफिट्स में से। और वैसे इसकी नेचर है फाइनेंसिंग, तो इसे हम फाइनेंसिंग में भी शो करेंगे। तो ये छुपी हुई बात को हम 2 जगह पे दिखाएंगे, राइट? सो ये आ गया आपका 20,000 इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, 20,000। सो दिस इज 88,000, टोटल विल बी 3,83,000। इसे हम लिखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब हम यहाँ पे CACL की बातें करेंगे, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज की। ओके, बुरी बातें ऐड, सो दैट इज बुरी बातें यानी डिक्रीज इन करंट एसेट्स। इसका लॉजिक भी मैंने आज आपको बताया था, और अगर आपको पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है उसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा। आप सिर्फ टाइप करें बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कैश फ्लो विदुषी कॉमर्स क्लासेस, यू विल गेट इट। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, और अच्छी बातें लेस हो जाएंगी, दैट इज इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। ओके, नाउ विल सी। सो करंट लायबिलिटीज में सबसे पहले वी हैव क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स बढ़ रहे हैं 20,000 से, सो वी आर गोइंग टू राइट इट हियर, क्रेडिटर्स 20,000। बिल्स पेबल भी इंक्रीज हो रहे हैं 80,000 से, so we are going to show it here, bills payable. Then we have assets में we have inventories and trade receivables here. Inventories की value increase हो रही है, so we are going to show it here 20,000 से, and trade receivables की value भी increase हो रही है 20,000 से। Okay, चलिए अब देखते हैं। सो ये नेट में आ गया आपका 1 लाख, एंड जो सब्ट्रैक्ट होना है दैट इज 40,000। यहाँ पे मैंने इसे डेलिबरेटली ब्रैकेट में नहीं लिखा क्योंकि यहाँ लेस लिख दिया, तो इट्स अंडरस्टूड। ओके, नाउ वी विल गेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, एंड वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट टैक्स पेड फ्रॉम दिस। टैक्स पेड हमें दिया हुआ था एडजस्टमेंट में, दैट वाज 2,80,000, and we are going to get the final answer for operating activities. So this total is 4,43,000, and here finally we are getting 1,63,000, पॉजिटिव में ही आ रहा है, so इसे हमने आउटसाइड कॉलम में रख दिया है। We are going to write here net cash flow from, अगर नेगेटिव में आता है तो क्या लिखते हैं? net cash used in. So here net cash flow from operating activities, right? चलिए, moving on to investing activities, cash flow from investing activities. In this we have one, this machinery हमने परचेज की है, और हमारे पास है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस भी जो इंक्रीज हो रहे हैं, यानी हमने किसी को लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस दिए हैं। सो यहाँ पे मशीनरी खरीदी है हमने 1,10,000 से, वी आर गोइंग टू राइट इट हियर, परचेज ऑफ मशीनरी आउटफ्लो हो रहा है 1,10,000, और हमने किसी को लोन भी दिया है दैट इज 30,000 का। इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ये भी आउटफ्लो है, तो हमारा फाइनल वैल्यू नेगेटिव में ही आएगी, दैट इज 1,40,000,
and we will write net cash used in investing activities, right? So this is your negative में 1,40,000. ठीक है, अब हम आगे चलते हैं. फाइनल कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. Okay, in this we have one is your issue of share capital. 2,30,000 से पैसे आ रहे हैं. Proceeds from issue of share capital, that is 2,30,000 पैसे आ रहे हैं यहाँ पे. Then we have यहाँ पे redemption of debentures, also interest paid on debentures. दोनों outflow है. Payment for redemption of debentures 2 lakh, and we have payment of interest on debentures, that is 20,000. तो finally ये हमारा आ गया 10,000 positive में. This is C. Net cash flow from financing activities. Right, champs? चलिए, अब क्या करना होता है, हमें ए बी सी को ऐड करना है. जो हमारे फाइनल आंसर्स आए हैं, दिस दिस एंड दिस, अगर तीनों को ऐड करके नेगेटिव में आ रहे हैं तो हम लिखेंगे नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंस. पॉजिटिव में आ रहे हैं तो हम लिखेंगे नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंस. तो ये हमारा पॉजिटिव में आएगा 33,000. वी आर गोइंग टू राइट हियर net increase in cash and cash equivalents, and in this we are going to add opening cash and cash equivalents, और हमारी जो वैल्यू मैच होनी चाहिए वो क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से होनी चाहिए. सो ओपनिंग इज 265. देखो ऐड करके क्या आ रहा है 298, and that should come because that is the closing value of cash and cash equivalents. Closing cash and cash equivalents. Right, champs? I hope this entire sample paper is clear to you now. मैंने आपको पूरा solve करके भी दिखाया है, and I feel कि ये आराम से time पे हम पूरा कर सकते हैं. Of course, you need to practice, तभी हम उस level पे पहुंच सकते हैं. So I hope this video helped you. If it did, so please like the video, subscribe to this channel. और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए. आई विल डेफिनेटली ब्रिंग अ वीडियो रिलेटेड टू दैट. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.